मैं दुबई में लेडीज पुलिस में काम करती थी। मुझे एक बार एक अमीर अरबी के घर जासूसी के लिए भेज दिया गया। मैं वहाँ एक नौकरानी बनकर गई थी, लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा नज़र न आया। लेकिन एक रात मैं उस बंगले के पीछे की तरफ गई तो वहाँ एक दरवाज़ा था। मैं अंदर गई तो वहाँ एक तहखाना था। जैसे ही अंदर देखा तो वहाँ अरबी औरतों के साथ। मेरी खुशनसीबी यह थी कि मैंने अपने आप दुबई जैसे अमीर तरीन शहर में खोली थी। मेरे अब्बा की यहाँ पुलिस में नौकरी थी। इंडिया में मेरे अब्बा शादी करने के बाद मेरी माँ को यहाँ लेकर आ गए थे, इसलिए मेरी पैदाइश दुबई जैसे खूबसूरत शहर में हुई थी। अरब अमीरात का एक छोटा सा शहर दुबई में सारे दुनिया के लोगों की जान बसती है। मेरी माँ काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए स्कूलिंग की काफ़ी पढ़ाई मैंने अपने माँ से ही की थी। मैंने शुरू से ही एक बहुत अच्छा माहौल पाया था। मेरी माँ बहुत नेक थी और मेरे अब्बा भी एक ईमानदार पुलिस वाले थे। मेरे अब्बा की ख्वाहिश तो यह थी कि उनकी पहली औलाद बेटा होता, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बने। बदकिस्मती यह थी कि मेरे बाद उनकी दूसरी औलाद भी ना हुई। जब मैंने होश संभाला तो अपने अब्बा की यह ख्वाहिश कई बार सुनी थी। तभी मैंने इरादा कर लिया कि मैं भी उन्हीं की तरह एक ईमानदार पुलिस बनूंगी। इसलिए मैं बड़ी होकर पुलिस लाइन ज्वाइन कर ली थी। मेरे अब्बा भी यह खुशी ना देख सके। मैं भी ट्रेनिंग में थी कि एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। जब तक मैं ट्रेनिंग लेकर ड्यूटी ज्वाइन की, मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी। मुझे 1 साल हुआ था नौकरी करते हुए कि मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया था। बहुत कम उम्र में ही मैंने यह दुख देख लिए थे और मेरा मकसद अब सिर्फ ईमानदारी से काम करना था और अपने अब्बा का नाम रोशन करना था। इसलिए मैं जिस केस में हाथ डालती उसमें कामयाब होती थी। वजह यह थी कि मैं अपना काम ईमानदारी से करती थी, ना ही कभी रिश्वत ली और ना ही कभी किसी मुजरिम को बिना सजा के छोड़ा। इसलिए कम उम्र में ही मैं अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी थी। इन्हीं दिनों मेरे सामने एक केस रखा गया। यह सुनने में आया था कि एक रिहायशी इलाके में एक ऐसी गैंग है जो अरबी लोगों का लिबास पहने हुए लड़कियों की तस्करी करता है। यह केस मुझे मिला था, लेकिन वह गैंग बहुत ही शातिर और होशियार था। अब तक पकड़ा नहीं गया था। जब यह केस मेरे सामने डिस्कस किया गया तो मैंने अपने सीनियर अफसरों से कहा कि इस केस को आप मेरे हवाले कर दें। मेरे सीनियर ने कहने लगे कि बड़े अफसरों ने अपनी कोशिश कर ली है, लेकिन उन्हें भी आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया और आप तो नई और कम एक्सपीरियंस वाली इंस्पेक्टर हैं। इतना बड़ा रिस्क हम लोग नहीं ले सकते और उस काम में आपकी जान भी जा सकती है और इज्जत भी। मैंने कहा कि जब मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी तो मैंने अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान और माल देने का अहद किया था। आप मेरी परवाह ना करें, मैं अपने मिशन पर कामयाब होकर लौटूंगी और पूरे सबूत के साथ उन्हें पकड़ लूंगी। मेरे सीनियर ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और मैंने कहा कि मैं वहां पर एक नौकरानी बनकर जाऊंगी। नौकरानी बहुत जल्द घर के हालात को समझ जाती है। मेरे लिए इस तरह से अपने केस को हल करना और आसान हो जाएगा। मेरे सीनियर अफसरों को यह बात बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने पुलिस की वर्दी उतारी और एक आम सी लड़की बनकर उस घर में नौकरानी का काम करने के लिए चली गई। जरा सी कोशिश के बाद मुझे वहाँ नौकरानी के लिए रख लिया गया। वहाँ साफ सफाई का काम मेरे जिम्मे था। बहुत बड़ा बंगला था और वहाँ के अरबी एक से ज़्यादा शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। 13 भाइयों का बंगला था, 2 की तो बीबियाँ थीं। मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनकी बीबियों में बहुत इत्तेफाक था। वह इंडियन लड़कियों की तरह टसन या जलन नहीं रखती थी। मैं काम तो साफ सफाई का करती, लेकिन मेरी नज़र बंगले की खुफिया जगहों पर होती। फिर वह लोग सिक्योरिटी के मामले में बेहद सख्त थे। जब मैं उनके बंगले में जाती तो मेरी पूरी तरह से तलाशी ली जाती कि कहीं मेरे पास मोबाइल या फिर कोई बंदूक जैसी कोई चीज़ तो नहीं। उन्होंने गार्ड के साथ साथ कुत्ते भी पाल रखे थे। जब मैं उनके घर में दाखिल हुई तो वह कुत्तों ने मुझे सूंघा था। बेशक मैं एक पुलिस वाली थी, एक औरत का दिल भी अपने अंदर रखती थी। लंबे चौड़े और खूंखार कुत्तों के सामने डर जाना मेरी आदत थी। जिस काम के लिए मैं आई थी वह इतना आसान नहीं था जितना शायद मैं समझ बैठी थी। मैंने कमरे की सफाई के दौरान कमरों की तलाशी बहुत अच्छी तरीके से ली थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। उस बंगले में उस ऊपर जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वह खाली पड़ा था। 1 महीना हो चुका था मुझे वहाँ काम करते हुए, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा था। मैं बहुत मायूस हो गई थी जब मुझे एक दिन उम्मीद की किरण नज़र आई। हम नौकरों के लिए अलग कमरे बनाए गए थे, हम लोग वहीं रहते थे। एक बार बने उस अरबी की गाड़ी में एक हसीन लड़की को आते देखा जो बेहद हसीन थी, लेकिन उतनी ही डरी हुई भी थी। मैं चौकन्नी सी हो गई। मेरी नज़र अब उस लड़की पर थी
जो बेहद घबराई हुई सी थी, चेहरे से डरी हुई थी। मुझे मेहमान कह कर के उस अरबी की बीबी ने मेरा पहचान करवाया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वैसे तो उठकर वह अरबी की बीबी खुद का गिलास पानी भी नहीं पीती थी, लेकिन मैं हैरान थी कि वह उस लड़की को खाना पीना और ज़रूरत का सामान खुद लेकर जाती थी। यहाँ तक कि मुझे भी उस कमरे में सफाई करने का हुक्म नहीं था। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वह लड़की अगवा की गई है, लेकिन मैं कैसे उस तक पहुंच सकती थी। रात के 9 बजे हमें दूसरी जगह कमरे में भेज दिया जाता था। उनके घर में 9 बजे के बाद क्या होता था मैं बिल्कुल नहीं जान पाई थी। मैंने बहुत चाहा कि उसकी बीवियों का विश्वास जीत सकूं, मुझसे कोई ना कोई बातें करें, लेकिन वह औरतें नौकरानी के साथ कोई भी बात नहीं करती थी सिवाय काम की बात के। मेरा दिल अब बेचैन होने लगा था। मैं रात को अपने कमरे से बाहर आ गई। उस कमरे में एक खिड़की बाहर को खुलती थी। मैंने सोचा क्यों ना उस खिड़की को खोलकर बाहर की ओर देखूं, शायद कुछ दिख जाए और मैं देख सकूं कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं उस खिड़की के पास बहुत चालाकी से पहुंची थी, लेकिन वह लोग बहुत तेज और चालाक थे। खिड़की अंदर से लोग थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। इससे पहले कि मैं वापस लौटती, मुझे उस कमरे से कुछ परछाई सी नजर आई। कुछ आवाज़ें भी आने लगी, लेकिन वह बहुत अजीबोगरीब लफ्ज़ों में बातें कर रहे थे। ना तो वह अरबी थी और ना ही हिंदी, उर्दू और ना ही अंग्रेजी। न जाने कौन सी जुबान थी जिसमें वह बातें कर रहे थे। फिर मुझे उस लड़की की सिसकियाँ भी सुनाई दी थी, लेकिन वहाँ मेरे रुकने का मकसद कुछ भी ना था, क्योंकि मुझे यह नहीं मालूम था कि उनके बीच में वहाँ क्या बातचीत हो रही है। मैं वापस पलटने लगी तो मेरे कदम उसकी आवाज़ सुनकर रुक गए। वह हिंदी और उर्दू में बोल रही थी कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, वो लड़की रोते हुए कह रही थी। मैं वापस वहाँ उस खिड़की के पास आ गई थी ताकि और बातें भी सुन सकूं, लेकिन फिर कमरे का दरवाजा खुला और उस लड़की को शायद कमरे से बाहर ले जाया जा रहा था। अब उसकी आवाज़ें गुम होने लगी थी, जैसे वह उस कमरे में ना हो। मैं यही सोच रही थी कि शायद वह लोग उस लड़की को ऊपर के कमरे में लेकर गए हों। जब चट से खिड़की खुली तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं फौरन दीवार के साथ लगकर अपनी सांस रोककर नीचे बैठ गई थी। वह उस अरबी का छोटा भाई था, जिसे शायद यह शक हुआ था कि खिड़की के बाहर कोई मौजूद है, इसलिए अब वह शायद दाएं बाएं देख रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल दीवार के साथ लगी बैठी थी। उसके बाद वह खिड़की बंद हो गई थी। मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर रुकी हुई सांस को बाहर की थी। उसके बाद मैंने अपने रूम की तरफ चल दी थी। जल्दी से मैं अपने और रूम में आकर लेट गई थी, क्योंकि अगर किसी को यह शक हो गया कि वहाँ कोई मौजूद था तो वह लोग वहाँ जरूर पहुँचेंगे, और ऐसा ही हुआ था। चंद मिनट बाद पैरों की आवाज़ वहाँ पर आता हुआ सुनाई दी थी, वहीं खिड़की के पास जहाँ मैं पहले कुछ देर खड़ी थी। उसके बाद मुझे वहाँ से कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। उन कुत्तों की आवाज़ से ही मुझे डर सा लगने लगा था, क्योंकि वह लंबे चौड़े और खूंखार कुत्ते थे। मेरा दिल उस वक्त बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। मैं सोने की कोशिश करने लगी तो समझी थी कि बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दूसरे ही दिन सब नौकरों से यह पूछा गया कि रात को अपने कमरे से कौन निकला था। इस सवाल ने मेरा हलक सुखा दिया था, लेकिन सभी अनजान बने थे और वह शायद उन लोगों के सख्त रवैये को जानते थे, इसलिए 9 बजे के बाद शायद कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था। वह अरबी बहुत ही डरावने लहजे में एक एक के पास आकर पूछ रहा था। जैसे जैसे उसके कदम मेरे और बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। अरबी मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझे गौर से देखने लगा। वह जितनी देर मेरे पास खड़ा रहा, वह मेरे लिए एक इम्तिहान की घड़ी थी। फिर वह आगे बढ़ गया था। उसके बाद से सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी थी। काफ़ी दिन बाद मुझे उस कमरे की सफाई को कहा गया जहाँ वह लड़की ठहरी थी, लेकिन आज वह कमरा खाली था। कमरे की चादर बुरी तरह से बिखरी हुई थी और कमरे में एक अजीब किस्म की बदबू थी। मैंने पर्दे खिड़की के पास से हटा दिए और बेड की चादर बिछाकर झाड़ू लगाने लगी। जब मेरी नज़र कचरे की बाल्टी पर पड़ी, उसके अंदर खाली इंजेक्शन और टूटे हुए इंजेक्शन, मैंने फ़ौरन से उन्हें बाहर निकाले और पढ़ने लगी कि वह इंजेक्शन किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। वह नींद के इंजेक्शन थे, जिसे लगाते ही बंदा चंद मिनटों में बेहोश हो जाता था, फिर उसे 24 घंटों से पहले होश नहीं आती। मैंने उस बाल्टी के अंदर और भी चीज़ों को देखने की कोशिश की तो जले हुए सिगरेट थे, और उसके बाद जो मेरी आंखों ने देखा मुझे हैरान और परेशान कर गया। एक सिगरेट पर खून लगा हुआ था, जिसे यकीनन उस लड़की के बाजू पर जलता हुआ लगाया गया था, और उसके जिस्म से निकलने वाला खून जिससे सिगरेट बुझ गई हो। मेरे नज़रों के सामने वो लड़की आने लगी। डरी सहमी हुई मासूम सी लड़की थी। मैंने वह सब उसके अंदर रख दी, कमरे की सफाई की और वापस आ गई।
लेकिन मुझे यह बात भी परेशान कर रही थी कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। एक दिन दोनों अरबी घर पर मौजूद न थे। उनकी दोनों बीबियां खाना खाते ही कमरे में आराम करने के लिए चली गई। किचन में काम करने वाली बावर्ची भी आराम करने के लिए अपने रूम में चली गई। लेकिन मेरे दिमाग से तो वो लड़की ही नहीं जा रही थी जिसके बारे में मेरी मालकिन ने बताया था कि वह वापस जा चुकी है। इसलिए मैं ऊपर वाले कमरे में आ गई थी। वहाँ जितने भी बंद कमरे थे, मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन कमरों को देखा। सब कमरे ही लॉक थे। मैंने उन कमरों की खिड़कियां को खोलने की कोशिश की तो एक कमरे की खिड़की खुल गई। वह कमरा खाली था। मैं उस कमरे में आ गई। वह कमरा एक स्टूडियो की तरह सजा हुआ था, जहाँ स्टैंड पर एक कैमरा लगा हुआ था और एक सिंगल बेड था। बाकी सारा कमरा खाली था। मैं उस कैमरे के पास आ गई। मैंने जब उस कैमरे को ऑन किया तो जो शर्मनाक वीडियो उस लड़की की बनाई गई थी, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। उस कैमरे से मुझे तो यह मालूम हो गया था कि वह लोग उन लड़कियों को वहां गैर मौजूदगी तरीके से लाकर उनकी शर्मनाक वीडियो बनाकर उन्हें दूसरे मुल्क में बेचते हैं। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाई थी कि वो लड़कियों को छुपाकर कहाँ रखते हैं। मैं उस कमरे से बाहर आ गई, वापस नीचे वहां पहुंच गई, लेकिन मैं उस जगह नहीं पहुंच पाई थी जहां उन लड़कियों को रखा गया था। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी कि उन लड़कियों को बचा सकूं। एक रात मैंने अपने कमरे के बाहर पैरों की चलने की आवाज़ें सुनी थी, जैसे वहां से कुछ लोग गुजरे हुए हैं। मेरे कान उन आवाज़ों पर खड़े हो चुके थे। मैं अपने कमरे के पास खड़ी थी। मैंने जरा सा दरवाजा खोला तो कुछ लड़कियों को गार्ड वहां से लेकर जा रहे थे। लड़कियों के हाथ पीछे करके बांध रखे थे। उनके मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी ताकि उनकी आवाज कोई सुन न सके। उस वक्त मेरा कमरे से बाहर निकलना खतरे से खाली था, लेकिन मैं समझ गई कि इसके पीछे की और कोई खुफिया कमरा मौजूद जरूर है जहां लड़कियों को रखा जाता है। अगले ही रोज मैं वहां उस जगह पर पहुंच गई, लेकिन यहाँ घने पेड़ के अलावा कुछ और न था। मैंने बहुत कोशिश की कि वहाँ शायद कोई तहखाना या कोई कमरा जरूर मौजूद हो, लेकिन ऐसा कुछ भी ना था। 2-3 दिन मैं पीछे के हिस्से में चली जाती, लेकिन एक बार एक दीवार पर मेरा हाथ जाकर टकराया। लेकिन वह दीवार सीमेंट की क्यों नहीं थी। मैंने उस लकड़ी को दाएं बाएं करना शुरू कर दिया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वह बाईं ओर हो गई। वह दीवार नहीं, अंदर से जाने का रास्ता था जो मेरे सामने खुल चुका था, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था। मैं जैसे ही अंदर गई तो वहाँ से नीचे को कुछ ढलान सा था। वहां अंदर जाते ही मैं अपने आप पर काबू ना रख सकी और गिर गई और लड़खड़ाते हुए एक तहखाने में पहुंच गई। जहां पहुंची थी वहां रोशनी मौजूद थी, इसलिए जब मैंने देखा तो वहां बहुत सी लड़कियां मौजूद थीं जिन्हें रस्सियों से बांध कर रखा गया था। मुझे उनकी बदतर हालात को देखकर उनके साथ की गई ज्यादती का अंदाजा हो चुका था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, मुझे कमरे का दरवाजा बंद होता सुनाई दिया। फिर किसी के उस ढलान से नीचे उतरने की मेरा दिल धक से रह गया था। सामने अबू अरबी खड़ा था। उसे देखकर तो मेरी हालात ही खराब हो गई थी। जरूर मैं एक पुलिस वाली थी, लेकिन उस वक्त मैं बिना किसी हथियार के थी और पकड़ी भी जा चुकी थी। वह अरबी बड़े ही गजबनाक अंदाज में मेरे पास पहुंचा और मेरे सामने खड़ा हो गया। तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा था लड़की। तुम्हारी हकीकत तो मैं उसी वक्त जान गया था जब तुम खिड़की के अंदर से झांकने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन जब मैं सब नौकरों से पूछ रहा था तो मेरा 100% शक तुम्हारे ऊपर था, इसलिए मैंने तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। इसलिए तुम्हें पूरा मौका दिया कि तुम जिस मकसद के लिए आई हो उसे भी पूरा कर लो। हमारे पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं हम सब जानते थे। तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं थी। यह सब सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी कि उस शख्स ने एक डरावनी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। फिर अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब करके बोला, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी तुम। अब देखो कि तुम्हारा क्या असर करता हूँ मैं। इससे पहले कि वह मेरे साथ कुछ करता, मैंने उस पर हमला कर दिया। मेरे पास बंदूक मौजूद ना थी, लेकिन मैं लड़ना जानती थी, इसलिए मैं उसे मारने लगी। उसे शायद मुझ पर ऐसी उम्मीद ना थी, इसीलिए मेरे पंच मारने पर वह दूर जाकर गिरा। लेकिन अगले ही लम्हे उसके गार्ड वहाँ मौजूद थे जो मुझे बाजू से पकड़ चुके थे। मैं इतनी मजबूत भी ना थी कि उनमें भी गार्ड का मुकाबला कर सकती। वह शख्स अब मुझे खूंखार आंखों से देख रहा था। उसने एक जोर तमाचा मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, कमीनी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। फिर उसने अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाला। मैं समझ गई थी कि वह नशे का इंजेक्शन है। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती औरत को बेहोश करके उसके साथ ऐसे काम करते हो? अगर मर्द हो तो मेरा हाथ छोड़कर मेरे साथ मुकाबला करो। वह मेरी बात पर हंसने लगा और कहने लगा कि
तुम्हारी बातें मुझ पर बेअसर हैं। यह कहकर उसने मेरे बाजू पर वह इंजेक्शन लगा दिया। मेरा सर चंद लम्हों में चकराने लगा था और मेरी आंखें भी बंद होने लगी थी। मैं बेहोश होने वाली थी। मैं यह महसूस नहीं कर पा रही थी कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन अपने ऊपर होने वाले जुल्म को महसूस जरूर कर पा रही थी। मुझे लगा कि मेरे रुखसार पर किसी ने आग का शोला रख दिया हो। बेहोशी के इंजेक्शन के बावजूद भी मेरे जिस्म पर दिए गए जुल्म को मैं बराबर महसूस कर पा रही थी। जब मुझे होश आया, मैं उस कमरे में मौजूद थी जहाँ कैमरा लगा हुआ था। मेरा जिस्म एकदम सुस्त था और मैं उनके जुल्म का निशाना बन चुकी थी। सामने लगे शीशे में मैं खुद को देखकर जोर से चीखी थी। मेरे ऊपर जले हुए सिगरेट बुझाए गए थे। मेरी बिखरी और उजड़ी हुई हालात मेरी बर्बादी का दास्तां सुना रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत भी ना थी कि उठकर अपने पांव पर खड़ी हो सकूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह केस मेरी इज्जत ले जाएगा। मेरे आंसू बहने लगे थे और जब वह आंसू मेरे जख्मों पर लगते तो मुझे एक नई तकलीफ से गुजरना पड़ता। ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। मेरे कमरे का दरवाजा खुला और उस शख्स की बीवी अंदर दाखिल हुई। वह खाने का ट्रे रख कर चली गई। मैं न जाने कब से भूखी थी कि खाना देकर मुझसे रहा न गया। मैंने पेट भर कर खाना खाया था। कुछ देर बाद मुझे 2 गार्ड लेने आ गए और मुझे बाजू से सहारा देकर उस कमरे से बाहर ले जाने लगे। मैं बिल्कुल बेजान सा वजूद थी, लेकिन वह लोग मुझे उस तहखाने में फेंक कर चले गए थे। मैं वहाँ उन लड़कियों को बचाने आई थी, उन्हें तहज्जुद देने आई थी, लेकिन खुद भी बर्बाद हो चुकी थी। फिर वह दोनों अरबी उस तहखाने में आ गए और मेरे पास आकर हंसने लगे। उनमें से एक कहने लगा, हम किसी और देश के वासी हैं, हम यहाँ नकली अरबी बनकर आए हैं और आज रात तुम्हें गैर कानूनी तरीके से तुम्हें उसी मुल्क ले जाएंगे। फिर तुम लोगों से जिस्म फरोशी का काम लिया जाएगा। तक तुम्हारी पुलिस की टीम यहाँ पहुँचेगी, तुम यहाँ से स्मगलिंग हो चुकी होगी। वह यह बात कहकर मेरे पास आकर झुक गया। कहने लगा, तुम्हारी वीडियो बहुत जल्द वायरल होकर तुम्हारे अफसरों के पास मेरा मुंह तोड़ जवाब बनकर पहुंच जाएगी। यह कहकर वह उठने लगा था कि मैंने हाथ में पकड़ी बंदूक उस पर चला दी। दोनों भाइयों को वही मार गिराया। जब दोनों गार्ड मुझे उस तहखाने में गिरा रहे थे तो मैंने एक गार्ड की जेब से बंदूक निकाल ली थी। वह दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगे थे। कुछ देर बाद वह दोनों मर चुके थे और पुलिस के सायरन की आवाज़ पर मैं थोड़ा होश में आई थी। मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया था। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। 1 महीना लगा मुझे ठीक होकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने में। वह सब लड़कियां भी आज़ाद हो चुकी थी। उनकी वीडियो भी वायरल होने से बच गई थी। मैंने अपनी इज्जत फर्ज की खातिर गवा दी थी, लेकिन बहुत सी लड़कियों को बर्बाद होने से बचा लिया था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।